हेलो, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी इशू जो कि हमारे मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें से हम एंड में देखेंगे कि एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी का। जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू सुंदरबंस। और ये एक टाइप से मैंग्रोव्स हैं, जैसे कई बार न्यूज़ में हम देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में, प्री और मेंस में कई बार ये क्वेश्चन देखा जाता है। अगर सिंपल बात करें सुंदरबंस की, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिससे बहुत सारे इश्यूज हैं। और राइजिंग लेवल जो बढ़ रहा है, सी लेवल में जो राइज हो रहा है, उसके कारण भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो अगर हम बात करें सुंदरबंस का, तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों शेयर इसको करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रखा है। ऑल्सो इंडिया बांग्लादेश का ये बॉर्डर भी बनाता है। और कुछ एक जो इसके ऊपर थ्रेट्स हैं, जिसके कारण इसका इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल होता जा रहा है। अगर हम बात करें फ्रेगाइल होने के कारण, ये जो है दो दो मुख्य कारण है, दैट इज़ राइजिंग सी लेवल, समुद्र तल का अपने नॉर्मल जो एवरेज है उससे ऊपर बढ़ जाना। ऑल्सो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वनरेबिलिटीज़ हैं, इसको डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, इसको काटा जा रहा है। यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और इसलिए इसमें बहुत सारे कंसर्न्स रेज होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, कई लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम मैंग्रोव फॉरेस्ट को जो है बचाएं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसे हम आने वाली इन सभी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। रीज़न क्या है, मैंग्रोव जो हमारा सुंदरबन है उसमें वल्नरेबल क्यों हो गया? वल्नरेबल होने का कारण है इसमें क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे इम्पैक्ट या फिर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पहली बात क्या है, राइजिंग सी लेवल। सी लेवल का राइज होना सिंपल सी बात है, क्योंकि इस बार भी हमने देखा कि इस बार जो क्लाइमेट था इंडिया का, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही, जिसका मुख्य कारण था हीट वेव्स। इस बार जो हमने देखा, जिसमें टेम्परेचर 46 डिग्री तक भी चला गया। सो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर जैसे जैसे पिघलते जाएंगे, जैसे जैसे वो मेल्ट होते जाएंगे, उसके कारण में उसके साथ साथ में ही सारे का सारा जो सी लेवल है वो राइज होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे आईपीसीसी कहते हैं, जिसे 1883 में, सॉरी आईपीसीसी और आईपीपी, आईपीसीसी जो है इसे 1883 में बनाया गया था। और ये इन्वायरमेंट में जितना भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसकी साइंटिफिक स्टडी करने के लिए इसे बनाया गया था। सो आईपीसीसी के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से, अगर किसी एरिया में सिग्निफिकेंट टाइम में, किसी पास्ट सेंचुरी में, पिछले दशक में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है सैलिनिटी लेवल, अगर किसी भी ओशन या सी में खारापन जो है, सैलिनिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो फ्रेश वाटर का हैबिटेट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसके कारण मैंग्रोव फॉरेस्ट जो वो खराब होते हैं। और कई बार देखा गया है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है उनका बहुत ज़्यादा अपर्दन, या फिर जिसे हम कहते हैं इरोजन, भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपर्दन हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा राइज इन द सी लेवल लीड्स टू कोस्टल इरोजन। जब भी समुद्र तल या समुद्र के पानी का जो स्तर है अगर वो बढ़ता जाएगा, तो वो कोस्टल इरोजन करेगा, तटीय अपर्दन करेगा। और तट पे जब अपर्दन होगा तो उसके कारण बहुत सारे मैंग्रोव जो है वो खराब हो जाते हैं। ऑल्सो इसके कारण बहुत सारा सेलाइन वाटर जो है वो एंटर हो रहा है। तो अगर सेलिनिटी लेवल बढ़ेगा, तो जितने भी हमारी मेरीन फूड चेन है, हमारे मेरीन फ्लोरा एंड फाउना है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें जो ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है कोरल्स के ऊपर। कोरल जो है उसके ऊपर बहुत उसका असर देखने को मिलता है। एक टाइप से कंटेम्प्रेरी इशू में जो नेक्स्ट इशू आता है वो कोरल ब्लीचिंग का भी है, उसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हमारे किसी अदर डे पे। अगर हम बात करें मैंग्रोव डिफॉरेस्टेशन की, तो मैंग्रोव का जो डिफॉरेस्टेशन या फिर मैंग्रोव का जो कटाव हो रहा है, इसके कारण मैंग्रोव बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। और मैंग्रोव की अगर हम बात करें, जहाँ पे भी तट होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ एरिया, ये कॉन्टिनेंटल एरिया है, और कॉन्टिनेंटल एरिया के साथ साथ में यहाँ पे सी एरिया है, या फिर कॉन्टिनेंटल को हम एक टाइप से समझिए कि दिस इज कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया के साथ में ही यहाँ पे समुद्र तल स्टार्ट हो जाता है। बट अगर यहाँ पे मैंग्रोव्स होंगे, तो मैंग्रोव जो है वो जितने भी यहाँ पे ज्वार भाटा, या जिसे हम कहते हैं टाइडल इरोजन, जब भी टाइडल इरोजन होगा तो ये कहीं ना कहीं मिट्टी को रोक के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जिससे कि
कोस्टल जो हमारा कोस्टल एरिया है उसका इरोजन कम होता है, बट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन मैंग्रोव के कटाव के कारण यहाँ पे ये पेड़ रहते नहीं है और जिसके कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है और बहुत सारा यहाँ पे इरोजन हो जाता है। तो इसलिए लॉस ऑफ मैंग्रोव कवर रिड्यूसेस द नेचुरल बफर अगेंस्ट टाइडल सर्ज। जो टाइडल सर्ज है उसके रिगार्डिंग जो इसमें बफर का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है कटाव को, वो नहीं कर पाएगा। इट ऑल्सो एक्सपोजेज कोस्टल कम्युनिटीज टू ग्रेटर रिस्क ड्यूरिंग साइक्लोन्स एंड सुनामीज। और कभी भी अगर यहाँ पे साइक्लोन या सुनामी आती है तो उससे जो भी कोस्टल एरियाज में जितने भी कम्युनिटीज रहती हैं, जितने भी समुदाय तटीय क्षेत्रों के पास रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ऑल्सो कई बार जब बहुत ज़्यादा हाई टाइड हो जाए तो उसके कारण भी जो ओशन का वाटर है या सी का वाटर जो है वो इन कोस्टल एरियाज के एग्रीकल्चर लैंड में या कल्टीवेटेड लैंड में पहुंच जाता है, जिसके कारण वहाँ उनकी फसलें जो है बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ओशियन एंड सी का जो वाटर है वो सेलाइन वाटर होता है और वो सेलाइन वाटर जो है इनकी फसलों को खराब कर देता है। अब इसमें हम देखेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है इसका, इससे निकलने का, इससे बाहर निकलने का कौन सा तरीका है। सो पहला जो तरीका है दैट इज क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रेटजीज। अगर हमें कोस्टल इरोजन्स को कम करना है, मैंग्रोव को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। क्लाइमेट रेजिलियंस जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं उसमें हमें कुछ एक मेजर्स लेने होंगे, सच एज मैंग्रोव फॉर रिस्टोरेशन। हमें मैंग्रोव्स को दोबारा से उगाना पड़ेगा, उनको रिस्टोर करना पड़ेगा ताकि ये बफर की तरह काम करें अगेंस्ट टाइडल सर्ज। हमें इनको अफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी डिग्रेडेड एरियाज में, जहाँ पे भी ये डिग्रेड हो चुके हैं उन एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा हमें मैंग्रोव को, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी एम्बैंकमेंट से। एम्बैंकमेंट्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी कोस्टल एरियाज में हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा कोस्टल इरोजन हो सकता है, वहाँ पे हमें कंक्रीट की कोई दीवार लगा देनी चाहिए, और अगर कंक्रीट ना हो तो हम मैंग्रोव के ही फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, ताकि हम जो भी इम्पैक्ट हो रहा है राइजिंग सी लेवल का उसे हम कम कर सकें। हम जितना भी इम्पैक्ट देते हैं समुद्र तल या समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ने के कारण, उसमें हम थोड़ा सा सोल्यूशन देख सकते हैं जब भी हम यहाँ पे एम्बैंकमेंट को कंस्ट्रक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहले आप समझिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है सिंपल आम शब्दों में कि हमें डेवलपमेंट तो करनी है बट उसमें साथ साथ में हमें इन्वायरमेंट को भी सस्टेन रखना है। हम ऐसा ना करें कि सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन करते जाएं, डेवलपमेंट करते जाएं, उसके साथ साथ में इन्वायरमेंट जो है वो खराब होता रहे। तो हमें एक टाइप से बैलेंस्ड तरीके से कंस्ट्रक्शन भी करनी है, हमें डेवलपमेंट भी करना है, बट हमें इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करना है। उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, जिसे हम हिंदी में सतत विकास कहते हैं, सतत विकास। हमारा जो विकास है या हमारा जो डेवलपमेंट है दैट शुड बी डेवलपमेंट अलोंग विद इन्वायरमेंट, ना कि डेवलपमेंट अगेंस्ट या वर्सेस इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इको टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। कम्युनिटी जो है वहाँ पे उनकी सहायता से हमें रिसोर्स मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि मैंग्रोव रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहना पड़े। हमें इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की भी इसमें ज़रूरत है, हमें अंतर्राष्ट्रीय तरीके से भी इसमें जॉइंट इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे ताकि हम क्लाइमेट के लिए अडेप्टेशन कर सके। ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन हमें मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। देयर शुड बी शेयरिंग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड स्ट्रेंथ, ताकि हम कंजर्वेशन के जो आउटकम्स हैं उनको बढ़ा सकें। सो इसीलिए हमारे लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केस स्टडी की अगर हम बात करें कि मैंग्रोव फॉरेस्ट को दोबारा से रिस्टोर कहाँ पे किया गया है, तो मैंग्रोव रिस्टोरेशन का हमारे पास एग्जाम्पल है, एक डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का सतखीड़ा। तो यहाँ पे कुछ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए, कुछ एक क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए यहाँ पे उन्होंने सतखीड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का, वहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। इसीलिए हम इस केस स्टडी को कोट कर रहे हैं और कई बार मेंस में भी हम केस स्टडी को वहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिसेंट आपका करंट अफेयर का भी पार्ट बनता है। सो मैंग्रोव रिस्टोरेशन इन सतखेड़ा बांग्लादेश, दी सतखेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश हैज़ इम्प्लीमेंटेड मैंग्रोव रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट विद दी सपोर्ट ऑफ। तो उन्होंने दोबारा से मैंग्रोव फॉरेस्ट को रिस्टोर करने की एक मुहिम छेड़ी, जिसमें से इनको सपोर्ट मिला लोकल
कम्युनिटीज़ का, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों का, समुदाय का, वहाँ के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो उनके साथ में कोऑपरेशन था। ऑल्सो इन प्रोजेक्ट्स में इन्होंने क्या किया, इन्होंने रीप्लांट किया नेटिव मैंग्रोव स्पीसीज़ को, वो जो वहाँ की स्थानीय वहाँ की प्रजातियाँ थी मैंग्रोव की, उनको उन्होंने दोबारा से वहाँ पे रीप्लांट किया, दोबारा से उन्होंने उसका पौधारोपण किया। साथ साथ में इन्होंने इस्टेब्लिश किया प्रोटेक्टेड एरिया, एक प्रोटेक्टेड एरिया वहाँ पे बनाया ताकि वहाँ पे कोई भी इसके साथ एनक्रोचमेंट ना कर सके। ऑल्सो दे प्रमोटेड सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को प्रमोट किया, जहाँ पे आप अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए फिशिंग तो कर सकते हैं, बट साथ साथ में आपको वहाँ पे इन्वायरमेंट को भी साथ साथ में है प्रोटेक्टेड रखना है। ऑल्सो दे रिस्टोर्ड दी मैंग्रोव एरियाज एंड हैव नाउ इम्प्रूव। सो उन्होंने क्या किया कि इस पूरे के पूरे मैंग्रोव एरिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इसको बहुत सारा तरीके से डेवलप करने की कोशिश की, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी रहा। कोस्टल protection and enhanced biodiversity, also demonstration of effectiveness of community driven conservation initiative। तो ये इससे हमें ये लगता है कि हमें कोस्टल एरियाज़ की जो प्रोटेक्शन करनी चाहिए, हमें बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ऑल्सो इन्होंने इसमें एक टाइप से डेमोन्स्ट्रेशन किया कि इन्होंने एक टाइप से सबके सामने एग्जाम्पल सेट किया कि अगर कम्युनिटी को साथ में लेके चलेंगे, वहाँ के लोकल कम्युनिटी को साथ में लेके चलेंगे, तो ये कंजर्वेशन इनिशिएटिव जो है वो पास हो सकते हैं। सुंदरबन की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये इकोलॉजिकल ट्रेजर भी माना जाता है। इकोलॉजिकल ट्रेजर का मतलब है पारिस्थितिक तंत्र से, पारिस्थितिक एक टाइप से ये हमारे ट्रेजर है, ये हमारे लिए एक वेल्थ भी है। ये कन्फ्रंट करता है सिग्निफिकेंट चेंजेस फ्रॉम दी राइजिंग सी लेवल। राइजिंग सी लेवल के कारण जो हमें अभी बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसे भी ये कहीं ना कहीं कन्फ्रंट करता है, उसका ये सामना करता है। ये मैंग्रोव डिफॉरेस्टेशन को भी कम करने की हमें ज़रूरत है। अर्जेंट एक्शन चाहिए हमें, क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रेटजीज को हमें अपनाना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को हमें अपनाना चाहिए, हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, ताकि मैंग्रोव को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। और हमें सेफ गार्ड करना है ये जो अभी सुंदरबन में मैंग्रोव का फ्रेगाइल इकोसिस्टम है। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस दी चैलेंजेस फेसिंग या फेस्ड बाय दी सुंदरबंस ड्यू टू राइजिंग सी लेवल। इसमें आपको फर्स्ट ये बताना है कि मैंग्रोव होता क्या है, और सुंदरबन के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है कि सुंदरबन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया है मैंग्रोव का। ऑल्सो डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। अगर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखें तो इसमें हमें इफेक्टिवनेस देखनी है जो कि करंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो हमें इसमें क्लाइमेट रेजिलियंस एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना है। ऑल्सो हमें कुछ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए भी पॉइंट्स लिखने हैं, जिसमें हमने कम्युनिटी का इसमें हमें हेल्प चाहिए, साथ साथ में इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्लो चार्ट के थ्रू ही स्टार्ट करना चाहिए। देन हमें इसे पॉइंट फॉर्म्स में या फिर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहिए। और साथ में जो हमने केस स्टडी की थी, दैट इज़ सतखीड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, जहाँ पे इसका इम्पैक्ट अच्छा रहा है। सो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।